गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ सक्षम अग्रवाल और आज हम एक नया ही टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि अब तक क्लास 10th केमिस्ट्री के हमने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को हमने 6 पार्ट्स में कवर किया। हम कोशिश करेंगे कि इसको इस चैप्टर को भी, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में, काफ़ी कुछ मसाला है इसके अंदर, कोशिश करेंगे कि इसके लिए ना हम इस वाले चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे होंगे और उसके बाद में हम फर्दर डील करेंगे रिफ्रैक्शन को, राइट। तो रिफ्लेक्शन के लिए उससे पहले, रिफ्लेक्शन से जस्ट पहले कुछ वर्ड लिखा हुआ है, लाइट। अब प्रॉब्लम ये है ना, देखो बात समझो, कहीं ना कहीं पर आपको कुछ चीजें अपने बेसिक में बनानी पड़ेंगी, आपको अपने बेस में बैठाना पड़ेगा कुछ कुछ, ठीक है। तो आज समझते हैं, आज बिल्कुल इनिशियल लेवल से सबसे पहले इस लाइट को ही समझते हैं। बहुत ज्यादा नहीं समझेंगे क्योंकि ये हमारी क्लास 10th है, यानी कि आप समझें आपके पास लेवल्स है बेटा, है ना। नाउ यू आर इन क्लास 10th। अब आप क्लास 10th से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं क्लास 11th में ही पहुंचेंगे, क्लास 11th से निकलेंगे तो क्लास 12th में ही पहुंचेंगे, एंड सो ऑन। यानी ये आपके लेवल्स हैं। हम कोशिश करेंगे कि क्लास 10th का लेवल, इसका डेकोरम, इसका सब कुछ मेंटेन रहे। कहने का मतलब हम कोशिश करेंगे कि हम इससे ज्यादा हायर ना निकले। जाने को आप जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मेरा कंसर्न आपको क्लास 10th की बाउंड्री में बांधकर आपको वो सब कुछ पढ़ाना है जो आपके लिए रिक्वायर्ड भी है, प्लस आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, आपकी चीजें की समझ बने। लाइट क्या होती है सबसे पहले। दूसरी बात बेटा, एक चीज है ना, एज पर द इंडियन, मतलब एज अ इंडियन मैं अगर कहूँ तो हम घरों में भी बोलते हैं ना, लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, लाइट आ गई, लाइट चली गई, लाइट वट एवर। वर्ड ध्यान रखिएगा, लाइट की जब बात चलती है तो यहाँ पर बात आप रोशनी की कर रहे हो, यहाँ पर आप बात उस लाइट की कर रहे हो जो हमें बल्ब से, या जो हमें सन से, या जो हमें ट्यूबलाइट से, इन सब से हमें मिल रही है ना, हम उस लाइट की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट। सवाल उठता है, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ही यही है, जब भी मैं किसी चैप्टर को शुरू करता हूं मेरा कंसर्न ही यही रहता है कि आप सबसे पहले उस वर्ड को तो समझें कि आखिरकार ये लाइट होती क्या है। तो जनाब, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। मेरे जहन में ये वाला ख्याल आया ही क्यों कि जी लाइट फॉर्म है एनर्जी की, क्योंकि आप सोच कर देखो, क्या लाइट मास में, वेट में, वजन में कुछ कंट्रीब्यूट करती है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई फ्राई पैन है, लेट से वो फ्राई पैन 200 ग्राम का है, और उसमें अगर मैं लाइट, मतलब उसके ऊपर बल्ब जला दूं, बल्ब की लाइट आए और उसके वेट में इजाफा हो जाए, वो बढ़ जाए, वो थोड़ा इंक्रीज हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि 200 ग्राम वेट वाली, वैसे वेट वर्ड बोलना नहीं चाहिए, मास वाला फ्राई पैन बढ़कर 201 ग्राम का भी हो जाए? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि केवल बल्ब की लाइट पड़ने से उसके मास में माइन्यूट सा भी चेंज हो जाए? ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो बेटा, अगर आप अपने चारों तरफ देखना, ध्यान रखना, मैं 10th क्लास के हिसाब से बोल रहा हूं, ठीक है, कभी कोई फिर मेरे सामने कुछ वैसे चीजें लेकर आ जाए। यूनिवर्स को मेजरली, अगर हमें मेजरली पढ़ना ही है तो बेटा, यूनिवर्स में 2 ही चीजें तो हम देखते रहते हैं, एक तो मैटर और दूसरा एनर्जी। और शायद आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना भी है, 9th क्लास में उनके बारे में पढ़ा भी है। दरअसल उन साइंटिस्ट ने ही तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप के लिए एक इक्वेशन प्रपोज की थी, E = mc²। क्या यही वाली इक्वेशन थी? क्या आप कभी नहीं समझे कि इस इक्वेशन का मतलब क्या? E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, राइट, एंड M स्टैंड फॉर मैटर, मास। M स्टैंड्स फॉर मास मतलब मैटर। बात सारी है, ये इक्वेशन आपको बताती है एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, दे आर इंटरकन्वर्टिबल। लेकिन भले ही इंटरकन्वर्टिबल हैं,
लेकिन मेरा बच्चा प्रॉब्लम यह है कि हमें दोनों को सेपरेटली पढ़ना पड़ता है। ऐसा कुछ भी जो जगह घेरता है, ऐसा कुछ भी जो जगह घेरता है, जिसके पास मास होता है, जिसके पास वजन होता है, वो कुछ भी मैटर की कैटेगरी में रखा जाता है। और जिसके पास मास नहीं है, जो जगह ऑक्यूपाई नहीं करता, वो सब क्या है? एनर्जी। इसीलिए मैंने लाइट को किस में रखा? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्योंकि हमारे पास बहुत सारी है, उनमें से एक फॉर्म एनर्जी की लाइट है। तो जनाब क्या करती है ये? एनर्जी है तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था एनर्जी और वर्क डन, है ना? वर्क होता है, कुछ इस तरह का कुछ पढ़ा था। तो इसका भी कुछ ना कुछ काम ही होता होगा, है ना? तो लाइट है, लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि जनाब मैंने लाइट की वजह से मास में बढ़ोतरी होते हुए कभी ऑब्जर्व नहीं करी, तो मुझे लगा लाइट मैटर तो है नहीं, और अगर लाइट मैटर नहीं है तो जनाब ये एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या करती है? इट अनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या कमाल एनर्जी है, क्या कमाल बेमिसाल एनर्जी है कि जनाब अगर ये ही ना हो तो संसार में, अपने पूरे वर्ल्ड में, एंटायर फिजिकल वर्ल्ड में हमें कुछ भी दिखाई ही नहीं देगा, हमें कुछ भी समझ ही नहीं आएगा। सारे कलर, सारा ऑब्जेक्ट, सारी शेप, सब कुछ का सेंसेशन हमारी नर्व्स की वजह से होता है, लेकिन उस सेंसेशन को एग्जीक्यूट करना, उस सेंसेशन को रियलिटी में लाना किसका काम है? जनाब लाइट का काम। तो लाइट क्या है? पहली बात, हम इसे मैटर नहीं मान सकते बेटा। हम इसे मैटर क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इसकी वजह से कुछ खास क्या मतलब वजन में कभी बढ़ोतरी नहीं देखी गई। बात समझें, कुछ लोग यहां पर आर्ग्यू कर सकते हैं कि लाइट के ऊपर कुछ बातें बताएंगे। यार देखो प्लीज, फिर मैं बोल रहा हूं ना, ये सारी गाथाएं आपके पास 12th में आएंगी। आप बहुत पेशेंसली होकर 10th क्लास के हिसाब से, 10th क्लास की बाउंड्रीज में रहते हुए आप इन चीजों को समझें। लाइट क्या है? फिर से बता देता हूं, मैटर है नहीं। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है बेटा, लेकिन एनर्जी पर्टिकुलर होती है। कोई एनर्जी कुछ काम करेगी, कोई एनर्जी कुछ काम करेगी, कोई एनर्जी कुछ काम करेगी। ये वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें ह्यूमंस को अनेबल करती है टू सी द ऑब्जेक्ट्स, राइट? दूसरी बात, अब ये लाइट है, एनर्जी है, सब कुछ है। आपने 10th क्लास में वेव साउंड चैप्टर पढ़ा था, ठीक है? मैं फिलहाल के लिए रब ऑफ कर रहा हूं। कुछ लिखना हो, कुछ देखना हो तो पॉज कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं, ठीक है? देख लीजिएगा। अब इसके बाद थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो लाइट है, वो लाइट अपने आप में वेव नेचर रखती है। मतलब पहले तो इसका वेव नेचर ही माना जाता था, ठीक है? आजकल तो और भी इसके ऊपर बात चल रही है, और भी इसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन वो फिर कभी, देखो कुछ डिस्कशंस या तो हम बहुत बाद में, जब हमारा सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद हम कंडक्ट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा बेटा, अपना इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं तो चाहता हूं कि आप इसके बारे में और ज्यादा पढ़ें, बट द थिंग इज अभी ये राइट टाइम नहीं है डिस्कस करने का। शुरुआत में ही मैं आपको उलझाना नहीं चाहता। लाइट के बारे में अगर मैं बताऊं तो लाइट इज अ वेव, राइट? लाइट के बारे में अगर मुझे कहना पड़े तो लाइट इज अ वेव, एक वेव है। अब वेव क्या होता है ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपने क्लास 9 में थोड़ा पढ़ा हुआ है। एटलीस्ट नहीं भी पढ़ा होता तो कोई अनपढ़ भी होगा ना, उस अनपढ़ को अगर मैं ये फोटोग्राफ दिखाऊंगा तो इस फोटोग्राफ को देखते ही वो समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं वेव की चर्चा चल रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट वेव। तो लाइट इज अ वेव। अब आपने वेव बना दी है, अब मैंने सही बनाई गलत बनाई उसका भी डिस्कशन नहीं है, मैं तो यहां पर कुछ समझाना चाहता हूं। वेव के बारे में हम कुछ जानते हैं, जैसे कि हम ये जानते हैं कि इस वाले पॉइंट से अगर इस वाले पॉइंट की बात की जाए तो इसको बोला जाएगा वन वेव, इसको बोला जाएगा वन साइकिल, या आप इसे बोल सकते हो वन वेव। और इस वन वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है ना जनाब, इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, उसे एक इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लैम्डा। इस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज लैम्डा, ठीक है? बी साइलेंट है, लैम्डा बोलते हैं। जो वेवलेंथ है इसका, लैम्डा स्टैंड्स फॉर वेव की लेंथ, वेवलेंथ।
तो जनाब ये क्या है भैया? वेवलेंथ एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है। वेवलेंथ एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ अ वेव। जैसे हर चीज का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है ना। जैसे आप बोलेंगे मार्कर शुड या मार्कर मस्ट कंटेन अ कैप, मार्कर मस्ट कंटेन अ फिजिकल दिस काइंड ऑफ बॉडी, मार्कर मस्ट कंटेन अ निब। ऐसे ही वेव की जब हम बात करते हैं, किसी भी तरह की वेव हो, जब हम वेव की बात करते हैं तो एक मस्ट कंटेन या उसके पास होता ही है, क्या होते हैं? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एंड वेवलेंथ इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। वेवलेंथ इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। मैं वेवलेंथ तक क्यों लाया? मैं इसीलिए लाया क्योंकि बेटा लाइट के बारे में जब बात चलती है तो आप समझें, लाइट के बारे में जब बात चलती है ना तो हम कुछ चीजें नहीं समझ पाते। जैसे क्या लाइट वही है जो हमें दिखाई दे रही है? ऐसा भी नहीं है भैया। आपने क्लास 10th में जब आपने साउंड पढ़ा था ना, जब क्लास 10th में क्लास 9th में आपने साउंड पढ़ा था, तो साउंड में आपने दो तरह के साउंड पढ़े थे। एक पढ़ा था इंफ्रासाउंड, यस इंफ्रासाउंड, और एक आपने पढ़ा था अल्ट्रासाउंड। ठीक है, थोड़ी सी बातें मेरी मैसी होती जा रही हैं। मैं अभी लास्ट में जाकर एक बार रैप अप करूंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया। मैं 9th क्लास के रेफरेंसेस यूज कर रहा हूं, ये मानते हुए कि आपने 9th फिर भी थोड़ा अच्छे से पढ़ी, नहीं भी पढ़ी होगी डजंट मैटर। फिर उसके बाद जब हम समरी पढ़ेंगे तो समरी में आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। साउंड में आपने ये दो तरह के साउंड पढ़े थे, और एक और बीच में पढ़ा था, बीच में आपने पढ़ा था ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड इसका मतलब क्या? मतलब ये बेटा, साउंड तो ये भी है, साउंड ये भी है, और साउंड ये भी है। हमें कौन सा सुनाई देता है? सिर्फ ये बात। ऐसे ही लाइट में वेरिएशंस हैं, लाइट में वेवलेंथ के वेरिएशन है। इस वेवलेंथ की लाइट, उस वेवलेंथ की लाइट, उस वेवलेंथ की लाइट, उस वेवलेंथ की लाइट, हमें लेकिन कुछ ही दिखेंगी। हमें कौन सा रीजन, हमें जो वेवलेंथ दिखती है ना उसको हम बोलते हैं विजिबल रीजन। विजिबल रीजन की लाइट ही हम देख पाते हैं, और विजिबल रीजन को हम शॉर्ट में लिखते हैं VIBGYOR। यानी मेजरली हमें 7 कलर्स दिख सकते हैं: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मतलब वॉयलेट से रेड की तरफ अगर जाता हूं तो वेवलेंथ बढ़ती जाती है। सबसे कम वेवलेंथ की लाइट जो हमारी आंखें देख सकती हैं, विच इज विजिबल टू अस, इज वॉयलेट। और ऐसी हाईएस्ट वेवलेंथ वाली लाइट जो हमारी आंखों को दिख सकती है, दैट इज कॉल्ड एज रेड। इससे इधर वाला भी एक रीजन है UV। वॉयलेट से पहले एक रीजन है अल्ट्रा वॉयलेट। R से उधर भी एक रीजन है IR, इंफ्रारेड। इसका नाम क्या है? अल्ट्रा वॉयलेट। और इसका नाम क्या है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। ये दोनों ही लाइट्स तो हैं, लेकिन ये लाइट्स हमारी आंखों के लिए विजिबल नहीं है। हमारी आंखें इतनी सेंसिटिव नहीं है कि वो इसको और इसको देख पाए। ठीक है, प्लीज ध्यान। इंफ्रारेड का यूज आपके रिमोट में होता है। जो टीवी रिमोट्स आते हैं ना, उसमें टीवी के रिमोट में आगे की तरफ जो बटन वो होता है ना, बल्ब लगा हुआ, अगर आप कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो उसमें से लाइट निकलती है। लेकिन वो लाइट अगर टाटा स्काई का तो नहीं, टाटा स्काई की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल जो रिमोट्स होते हैं, अगर आप उसके बटन को प्रेस करेंगे तो लाइट निकलती है। उस लाइट को आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाओगे। अगर आपको वो देखनी है तो विद द हेल्प ऑफ कैमरा, फोन के कैमरा में दिखेगा। राइट, बात सारी है। इंफ्रारेड भी नहीं देख सकते, अल्ट्रावायलेट भी नहीं देख सकते। हमें कौन सा रीजन दिखाई पड़ता है? तो हमें जनाब विजिबल रीजन दिखाई पड़ता है। हमें कुछ ही वेवलेंथ दिखाई पड़ती हैं, हमें मेजरली वेवलेंथ दिखाई ही नहीं पड़ती हैं। जैसे रेडियो वेव्स हमें दिखाई नहीं देती, माइक्रोवेव्स हमें दिखाई नहीं देती। जिसका अवन आता है, माइक्रोवेव अवन आपने सुना होगा, है ना, हीटिंग करता है, वो रेज भी बेटा उसके अंदर का बल्ब दिख जाएगा, उसके अंदर की वैसी लाइट दिख जाएगी जो लाइट वैसे वो अलग से लगा रहे हैं, बट खुद माइक्रोवेव की जो रेज है वो आपको नहीं दिखेंगी। विजिबल रीजन है अप्रोक्सीमेटली 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक इसका रेंज होता है। आप जरूर जानना चाहेंगे जनाब ये क्या है?
ये मैंने लिखा है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम क्या है? यूनिट है। यूनिट किसकी है? लेंथ की यूनिट है, यूनिट ऑफ लेंथ। ये लेंथ की यूनिट है जनाब। जैसे आपने लेंथ की यूनिट में मीटर पढ़ा है, लेंथ की यूनिट में सेंटीमीटर पढ़ा है, लेंथ की यूनिट में मिलीमीटर पढ़ा है। इससे छोटे जाओगे तो माइक्रोमीटर भी है, उससे छोटा जाओगे तो नैनोमीटर भी है, और उससे भी छोटा चले जाओगे तो एंगस्ट्रॉम है। तो एंगस्ट्रॉम है। तो जनाब जो वेव लेंथ है उसकी उसकी क्योंकि लेंथ बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि हमारी आंखों से वो वेव की लेंथ कभी दिखाई ही नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैंने उसके लिए बहुत छोटी यूनिट लिखी है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा और आपको ये बात समझ में आ जाएगी। यानी हमें हमारे लिए जो विजिबल रीजन है, हमारी आंखें जिसे देख पाती हैं, दिस इज कॉल्ड एज विजिबल रीजन, जो कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 4000 एंगस्ट्रॉम से जाएगा और लगभग 7000 एंगस्ट्रॉम तक पहुंचेगा। कुछ बुक्स में इसको 8000 एंगस्ट्रॉम भी मेंशन किया गया है, तो थोड़ा बहुत वेरी करता है, ठीक है। बट मेजरली अगर बात करेंगे तो ये रेंज आपको याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है, बट इतना ज्यादा आप फंसोगे नहीं, आप इतना ज्यादा फंसोगे नहीं, ठीक है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। अब जो कुछ भी बात मैंने अब तक करी है, क्योंकि मुझे रिफ्लेक्शन तक जाना है, मुझे लाइट तक सीमित नहीं रहना बेटा, मुझे लाइट तक सीमित नहीं रहना, मुझे तो इस कहाँ गया वो वर्ड, मैंने मिटा दिया, सॉरी। मुझे तो रिफ्लेक्शन तक जाना है, लेकिन उसके लिए इतना रायता आपको समझना ही पड़ेगा, इतना सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। यू हैव टू गेट इट, गेट दीज पॉइंट्स, राइट। इसके अलावा फिर आप अगर पढ़ने बैठोगे, वी आर नॉट डूइंग पीएचडी, वी आर नॉट डूइंग पीएचडी। आप बात को समझो, आपको एक लिमिट बनानी ही पड़ेगी, आपको एक लिमिट सेट करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप सोच कर देखें। अभी आप क्लास 10th में हैं तो आपके पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, राइट। उसके अलावा एसएसटी भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है। आप इसके आगे जाएंगे तो कुछ सब्जेक्ट हट जाएंगे, फिर और आगे जाएंगे, पीएचडी तक तो पहुंचते पहुंचते एक टॉपिक रह जाता है। मतलब समझे, हो सकता है पीएचडी में आपको सिर्फ एक टॉपिक मिल जाए, लाइट। अब आप सोचो, इसका मतलब आप कितना ही डाइव कर सकते हैं, कितना ही डीपर डाइव ले सकते हैं किसी एक टॉपिक में। तो बेटा किसी भी टॉपिक का कोई अंत है ही नहीं। कहने का मतलब लाइक ऐसा है कि कई बार ना हम लोग, हमारी ही गलती है, वैसे मैं आपको क्या ही दोष दूं, किसी बच्चे को क्या ही दोष देना है, टीचर्स की गलती है ना। टीचर्स क्या करते हैं, फैसिलिटेटिंग बनाने के लिए ना, कि मतलब अपना जबरदस्ती धाक जमाने के लिए कि देखो और देखो, अपने टीचर से पूछो, ये पूछो वो। अरे यार क्या जरूरत है भाई, एक लिमिट सेट करनी है। हमें क्लास 10th के हिसाब से पढ़ना है और क्लास 10th के हिसाब से इतना इनफ है। तो मैं आपको एक बार आई एम ड्रॉइंग अ कंक्लूजन, ठीक है, एक कंक्लूडिव पोर्शन ड्रॉ करते हैं। लेट्स समराइज। लाइट क्या है? हमने समझा लाइट एनर्जी है। क्यों हमने इसको मास नहीं, मैटर नहीं माना? क्योंकि इसका मास में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। फिर एनर्जी है, तो एनर्जी मतलब किस तरह की एनर्जी है? तो हमने बोला फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके, सिर्फ एनर्जी कहने से बात नहीं बनती, आपको बताना पड़ता है कि वो एनर्जी क्या कर सकती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see the objects, जो ऑब्जेक्ट्स को देखने में आपकी हेल्प करेगी, आपकी मदद करेगी। बिना इसके आप पूरे एंटायर वर्ल्ड में आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे, बिना लाइट के आप कुछ नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि लाइट भैया एक वेव है। अगर लाइट एक वेव है तो वेव की तो भैया बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी हैं, कसम है आपको याद करने का। वेवलेंथ इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। वेवलेंथ को हम लैम्डा से लिखते हैं। क्या हम लाइट की सारी वेवलेंथ्स को देख सकते हैं? बेटा वेवलेंथ तो दिखाई नहीं देगी, आप समझे बात को ना। वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसे पहचानने का तरीका है, वो उसे पहचानने का तरीका है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। क्या हम सारी वेवलेंथ्स वाली लाइट को देख सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। आर आईज यानी ह्यूमन आई, ठीक है, एक चैप्टर ये भी आएगा बाद में। ह्यूमन आई के लिए जो विजिबल रीजन है, ह्यूमन आई कौन सा देख पाता है?
जो देख पाता है उसे ही वो पढ़ना चाहता है मोस्टली। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा उसी के पीछे, नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो हम अल्ट्रावायलेट भी पढ़ते हैं, हम IR भी पढ़ते हैं, लेकिन अपने लेवल पे नहीं पढ़ते। विजिबल रीजन को ही हम किससे डिनोट करते हैं? विबग्योर, क्योंकि हमें ये 7 कलर ही दिखाई पड़ते हैं। विबग्योर मतलब जो सन की लाइट आ रही है, जो व्हाइट लाइट है, ये कॉम्पोनेंट्स है बेटा, दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था न्यूटन का था, डिस्क एक्सपेरिमेंट है। इस तरह से आप सर्कल ले लीजिए, गत्ते का काट लीजिए, बीच में एक होल बना दीजिए, उस पर आप डिविजन्स कर दीजिए इस तरह से 7, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, इस तरह से 7 डिवीजन हो गए। आप यहाँ वॉयलेट कर दो, यहाँ इंडिगो कर दो, यहाँ ब्लू कर दो, यहाँ ग्रीन कर दो, यहाँ येलो कर दो, यहाँ ऑरेंज, ओ एक रह गया, सॉरी, रेड। इस तरह से आप 7 डिवीजन कर दो, 7 कलर बना दो, और बनाने के बाद वो जो वीडियो आई थी ना इस तरह से घुमाने वाली, इसमें धागा डालकर इसको इस तरह से घुमा कर आप घुमाते जो है, अगर आप इसे घुमाएंगे, इस डिस्क को घुमाएंगे, तो इस डिस्क को घुमाने पे कमाल ही हो जाएगा जनाब। ये सारे के सारे कलर आपको अलग नहीं दिखेंगे, फिर आपको एक व्हाइट, ऐसा लगेगा कि एक व्हाइट कलर की डिस्क है, ये एक व्हाइट कलर की डिस्क है। कब? व्हाइल रोटेटिंग। तो वर्ड याद रखना, विबग्योर क्या है? कॉम्पोनेंट्स है ऑफ द व्हाइट लाइट। ठीक है, तो विबग्योर हमें दिखाई पड़ता है, इससे पीछे वाला रीजन अल्ट्रावायलेट भी हमें दिखाई देता है, इसके आगे वाला IR भी हमें दिखाई नहीं पड़ता। अगर हम सबसे कम वेवलेंथ की बात करें जो हम देख सकते हैं, वो वॉयलेट है, यानी वॉयलेट से लेकर रेड तक जाने पर, वॉयलेट से रेड तक जाने पर लैम्डा बढ़ता है, वेवलेंथ बढ़ती है। यानी सबसे कम वेवलेंथ की वो लाइट जो हम देख सकते हैं वो वॉयलेट है, सबसे ज्यादा की वेवलेंथ की लाइट जो हम देख सकते हैं वो रेड है, और इसके बियॉन्ड तो सारे कलर वो हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझनी होगी, राइट। अब प्रॉब्लम एक चीज में और भी देखी गई। पहली बात, अगर आपको ये समराइज हो चुका है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा उतरते हैं, थोड़ा डाइव करते हैं इस चैप्टर में, और अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार रिफ्लेक्शन वर्ड कहां से आया, रिफ्रैक्शन वर्ड कहां से आया, और ये सब फिर कहानी कैसे कैसे आगे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ डाइव इनटू इट। ओके, तो जो लाइट है ना बेटा, लाइट क्योंकि एनर्जी है, और एनर्जी और मैटर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। आप समझिए, E=mc² ने हमें ये तो सिखा दिया, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इसका मतलब जब दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, दैट मीन्स दोनों के इंटरैक्शंस होते हैं, दोनों के बीच में कुछ इंटरैक्शन होते हैं। तो लाइट का मैटर के साथ जब इंटरैक्शन देखा गया, तो उस इंटरैक्शन में कुछ बातें समझ में आने लगी, कुछ बातें दिखाई दी। वो क्या? लाइट को अगर किसी ओपेक, लेट से मैंने यहां पर एक ओपेक चीज बना दी है बेटा, पीछे पेंट दिखाया है, ये जो सिंबल्स बनाए ना मैंने, ऐसे डैश 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 डैश, व्हाट आर दीज आर द सिंबल्स ऑफ पेंट, ये पेंट दिखाया है, राइट। लाइट का एक फिनोमेना, लाइट का एक इंटरेक्शन, लाइट का वन ऑफ द इंटरेक्शन क्या देखा गया? अगर लाइट को भेजा जाए तो पता यह चला कि लाइट किसी ओपेक, अच्छा फिर ओपेक किसे कहते हैं? बात तो वही है ना। कुछ ऐसे मैटर थे, कुछ ऐसे मटेरियल थे कि जिन पर लाइट पड़ी, जिन पर लाइट इंसिडेंट हुई और उन्होंने लाइट को धक्का मार दिया। कुछ मैटर ऐसे थे, कुछ मटेरियल ऐसे थे जिस पर लाइट पड़ी और लाइट ने उन्हें धक्का मार दिया। धक्का मारा मतलब बाउंस बैक कर दिया, पीछे वापस से धकेल दिया, और ऐसे फिनोमिना को ही हमने नाम दे दिया रिफ्लेक्शन। यानी कि लाइट क्या हो गई? लाइट रिफ्लेक्ट हो गई।
लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, तो जनाब ये क्या बात निकल कर आई, ये बात निकल कर आई कि लाइट का मैटर के साथ इंटरेक्शन पड़ना था। उस इंटरेक्शन में कुछ मटेरियल, कुछ मैटर ऐसे पाए गए जिनमें लाइट जब इंसिडेंट हुई तो उसने लाइट को धक्का मार दिया, वापस से फेंक दिया। उस वापस से फेंक करने वाले को क्या बोल रहे हैं, बाउंस बैक, और उसी बाउंस बैक को हमने नाम दे दिया रिफ्लेक्शन। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन्होंने लाइट को वापस से फेंक दिया उनको हमने बोल दिया ओपेक, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, लाइट को आर पार जाने का अलाउंस नहीं है। दे डोंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, वो लाइट को पास करने के लिए अलाउ नहीं करते, वो लाइट को धक्का मार देते हैं, वो लाइट को धकेल देते हैं, वो लाइट को बाउंस बैक कर देते हैं। तो इंसिडेंट हुई थी, बाउंस बैक हो गई, और उसी बाउंस बैक फिनोमेना को हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, रिफ्लेक्शन। यानी कि अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट रिफ्लेक्शन इज, तो मैं बोलूंगा इट इज द बाउंस बैक ऑफ लाइट, या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन it incident on an opaque object, जब किसी नॉन ट्रांसपेरेंट ओपेक ऑब्जेक्ट पर लाइट डाली जाए तो ऐसा देखा गया कि वो ओपेक ऑब्जेक्ट ने लाइट को वापस से फेंक दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, बाउंस बैक कर दिया। उसको हमने क्या नाम देना शुरू कर दिया जनाब, रिफ्लेक्शन। अब हमारी सारी कहानी, इस चैप्टर की अभी की शुरू की कहानी हमारी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी कि आखिरकार इस रिफ्लेक्शन को कैसे ही पढ़ा जाए, इस रिफ्लेक्शन को कैसे समझा जाए, और इस रिफ्लेक्शन के हम लगभग क्लास 10th के हिसाब से, बेटा फिर मैं कह रहा हूं फालतू बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, रिफ्लेक्शन के क्लास 10th के हिसाब से हम इस पर कैसे महारत, अपने होल्ड हासिल करें, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बारे में अगर इतनी कहानी समझ में आ गई तो फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। बेटा किसी भी चीज को जब हम साइंस में पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमारा सामना होता है एक शब्द से, और वो शब्द देखा जाए तो हमें बड़ा परेशान करता है। एक शब्द हमें बड़ा ही परेशान करता है, लेकिन साइंस पढ़ने के लिए वो बहुत जरूरी है। दैट इज कॉल्ड एज लॉ। तो जनाब लॉ क्या होता है, अगर आप इसको समझ गए तो सीधी सी बात है, आप सब समझना चालू कर देंगे कि आखिरकार लॉज होते क्या हैं। बेटा पूरे यूनिवर्स में, पूरी अर्थ पर, और जब मैंने यूनिवर्स बोल ही दिया तो अर्थ तो क्या ही बिसात रखती है। जब आप कोई एक फिनोमिना ऑब्जर्व करते हैं, उस फिनोमिना के बारे में आप पढ़ना शुरू करते हैं, जब आप उस फिनोमिना के बारे में देखना, ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो जनाब उस फिनोमिना के ऑब्जर्वेंस में, उस फिनोमिना को आप ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद उससे रिलेटेड आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या वो फिनोमिना बार बार आपको सेम रिजल्ट्स दे रहा है क्या, तब आप उसे कहते हैं इट इज अ लॉ। तो हमने ये लॉ वर्ड क्यों पढ़ा, क्योंकि अब हमें जरूरत पड़ रही है लॉज। मैंने लॉज बोला है, इसका मतलब प्लूरल फॉर्म है, दैट मीन्स एक से ज्यादा लॉ है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब हमारा टॉपिक आ चुका है जनाब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान रखना, पहले मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको लेकर चलूंगा टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ, टाइप्स की तरफ। अभी के लिए पहले लॉज। अब फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ है क्या भला? फर्स्ट लॉ बड़ा सिंपल है, रट्टा तो सभी ने मार ही रखा होगा, भरी लेते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल lie in सेम प्लेन। जिसमें मैं आपको यह बताना चाहूंगा
कि इंसिडेंट रे रियल है, सच में है, रिफ्लेक्टेड रे भी रियल है, सच में है, लेकिन जनाब ये हाइपोथेटिकल है, ये मन घड़ंत है, ये हमने अपने लिए बनाया है। वी डिजाइंड इट, ह्यूमंस डिजाइंड इट। व्हाट? नॉर्मल इज अ हाइपोथेटिकल लाइन। आपको समझना होगा। अब आपको 10th क्लास में आकर इतनी समझ बनानी होगी व्हाट आई एम सेइंग। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है उनको सबको एक ही प्लेन में होना पड़ेगा, उनको एक ही प्लेन में आना पड़ेगा, मतलब ये एक ही प्लेन में ऑब्जर्व करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर लेट सपोज दिस इज माय फोन, मानकर चल लेते हैं कि मुझे इसी से रिफ्लेक्शन पढ़ना है, मान लेते हैं कि मुझे इसी से रिफ्लेक्शन पढ़ना है, तो ऐसे करके आएगी इंसिडेंट रे, इस तरह से आएगी इंसिडेंट रे, ठीक है। और सॉरी हल्का सा कोशिश करते हैं बनाने की। ये इस तरह से जनाब ये आ रही है इंसिडेंट, ये इस पॉइंट पर टकराई और इस पॉइंट से टकरा कर जा रही है रिफ्लेक्टेड। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा सॉरी, इस तरह से, राइट। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और जनाब ये रियल है, ये सच में आ रही है, ये सच में टकरा कर जा रही है, और इनके बीच में हम क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। इनके बीच में अपन क्या ड्रॉ करने वाले हैं? नॉर्मल। ये हाइपोथेटिकल है, दिस इज हाइपोथेटिकल। ये रियल, कम ऑन, ये रियल, ये भी रियल, लेकिन दिस इज हाइपोथेटिकल। लेकिन शर्त है, लॉ मतलब ऑब्जर्व करा गया, और ऑब्जर्व करने के बाद ये दिया गया, ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए जनाब। आप कभी ये नहीं कर सकते कि आप नॉर्मल इधर बना दो, आप ये नहीं कर सकते कि आप नॉर्मल इधर कर दो, आपको नॉर्मल बीचों बीच ही रखना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड, मैं ऐसे दिखा देता हूं, सरफेस तो मैं नहीं पकड़ पा रहा था, आई एम सॉरी। लेट मी ट्राई। ऐसे ये आपको तीनों एक ही प्लेन में बनाने पड़ेंगे, एक ही प्लेन में। देखो प्लेन, नॉट लाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेन 2D, कम ऑन। एक अगर इस तरह से एक स्लाइस चलाऊंगा, एक स्लाइसर चलाऊंगा, उस स्लाइस से ये भी कटेगा, तीनों रेज उस स्लाइस से कट जाएंगी। अगर एक हाइपोथेटिकल स्लाइस चलाऊंगा तो तीनों कटेंगे। तो दीज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों को किस में होना पड़ेगा? एक प्लेन में होना पड़ेगा। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये इधर को आएगा, आप कभी भी ये नहीं कह सकते क्योंकि ये आउट ऑफ द प्लेन। बेटा ये आउट ऑफ द प्लेन, देखो ये कट गया, देखो ये दोनों कट गए, ये रह गया, और अगर मैं इसको इधर कर दूंगा तो मुझे ऐसे करके प्लेन ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कहने का मतलब पहला लॉ बड़ा ही सिंपल है। अब देखो इसका 2D डायग्राम, देखो दिक्कत है ना, 2D डायग्राम में कैसे बनाऊंगा यार, देखो बहुत आसान है वैसे तो। इंसिडेंट रे, इस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हुई, एक बात और, नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका, जब भी आप नॉर्मल ड्रॉ करें, मेरा ये तरीका आप अपना लेना, आप कभी जिंदगी में नहीं हारोगे। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे लाइट रे है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ ये पॉइंट याद रखो, जिस पॉइंट पर आकर लाइट रे टकराई, केवल वो पॉइंट याद रखो। सरफेस आपके सामने ये रही, और इस पॉइंट पर 90 डिग्री का इस तरह से बना दो, 90 डिग्री ऐसे चिपका दो। सरफेस को ध्यान में रखते हुए, 90 डिग्री ऐसे बना दो, और इसीलिए इसको डॉट लाइन करके बनाया जाता है क्योंकि ये रियल नहीं है। व्हाट इज दिस इज हाइपोथेटिकल, ख्याल है, बेमिसाल है, ख्याल है। और ये लाइट रे इधर, इंसिडेंट रे, व्हाट इज दिस? रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में क्या है जनाब? एन एंड डैश मतलब नॉर्मल।
ऑल लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में आएंगे, एक ही प्लेन में आएंगे। और जनाब हम पागल हैं क्या, इंसान पागल है क्या कि जो हाइपोथेटिकल लाइंस ड्रॉ करने पर आ गया खामा खाई, कोई वजह नहीं होगी क्या? ऑब्वियस वजह है। वजह ये है, ये बेस लाइन है बच्चा, ये बेस लाइन है जिसको बेस मानकर आप एंगल चेक करोगे। तो ये वाला एंगल, क्योंकि इंसिडेंट रे का एंगल है, ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाली रे रिफ्लेक्टेड रे है और यहां पर बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो हमारा सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ यही तो कह देता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और क्योंकि ये लॉ है, ये प्रैक्टिकली वेरीफाइड है, इसीलिए इसके बारे में आप क्या, कैसे, कहां, क्या, चाचा बड़ा कुछ नहीं आपको करना। थैंक यू वेरी मच। कुछ अगर आपके पास क्वेश्चन हो, आपको इसमें कुछ डाउट हो, क्योंकि अब हमने पहली बार हमने अभी फिजिक्स शुरू ही करी है। मजा लेंगे इस फिजिक्स का भी बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब करेंगे। क्वेश्चंस का दौर अभी शुरू नहीं हुआ है जनाब, क्वेश्चंस का दौर अभी शुरू नहीं हुआ। अभी तो हम सिर्फ थ्योरी को समेटने में लगे पड़े हैं, अभी तो हम कॉन्सेप्ट इकट्ठे कर रहे हैं। अभी हम उसके बाद में हम क्वेश्चंस का मजा लेंगे। तो फिजिक्स का ये वाला चैप्टर नंबर 1 था, जिसका ये पार्ट नंबर 1 था। और पार्ट नंबर 1 में हमने क्या सीखा? हमने जनाब कमाल ही सीख लिया, लाइट के बारे में सीख लिया, और हमने थोड़ा बहुत स्वाद अब रिफ्लेक्शन का भी चख लिया है। कल को इसी से कहानी की आगे शुरुआत करेंगे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के बाद हम सरफेसेस की तरफ निकल जाएंगे, जिसमें हमें प्लेन मिरर, जिसमें हमें मिरर्स पढ़ने होंगे, मिरर्स के कुछ केसेस पढ़ने होंगे, कुछ रूल्स पढ़ने होंगे जो कि इन लॉ से ही निकले हैं, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। इन लॉज के थ्रू ही कुछ रूल्स बने हैं, उन रूल्स के जरिए हमारा इमेज फॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा आसान हो जाएगा और हम इस वाले चैप्टर को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड नाइट, अपना ध्यान रखें। और अगर आपको लगता है कि कंटेंट में थोड़ा सा ठीक है यार, मतलब ठीक है, बढ़ा सकते हैं, तो आप थोड़ा सा बढ़ाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।